नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन राजस्थान जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान में वन, वनस्पति एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रत्येक बार एक प्रश्न पूछा जाता है और ये सीधा सा टॉपिक है। अच्छे से आपको ये टॉपिक इसी कक्षा में याद हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस कक्षा को अच्छे से देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए। हाल ही में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने भारत में वनों की स्थिति को लेकर अपनी 16वीं रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी की है। तो जो 16वीं रिपोर्ट जारी हुई है वनों की स्थिति को लेकर, वो 30 दिसंबर 2019 को जारी हुई है, जिसे अपन कहते हैं भारतीय वन स्थिति की रिपोर्ट। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 32,737 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। ये डाटा काफी महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो आप बताओगे 32,737 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। राजस्थान में वन क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान में रखेगा। जो राजस्थान में वन क्षेत्र है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को पता है अपने राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तथा जो वन क्षेत्र है अपने राजस्थान का वह है 32,737 वर्ग किलोमीटर। तो जब आप रेशो निकालोगे तो कैसे निकालोगे रेशो? आपको क्या करना है, 32,737 में जो अपने राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो जैसे ही आप राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भाग करोगे तथा जो प्राप्त होएगा उसे 100 से गुणा करोगे, तो आपके पास यहाँ पर प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, जो कि आएगा दोस्तों 9.57%। लगभग यही आएगा आपके। तो निकाल लीजिएगा आप। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए। व्याख्या भी काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान का वन क्षेत्र में पूरे भारत में 15वां स्थान है। जो राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से पूरे भारत में स्थान है वो 15वां स्थान है। तो स्थान भी काफी महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य में भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1%, अथवा आप बोल सकते हैं 0.99%, जिसे अपन अप्रोक्स बोल सकते हैं 1% वन क्षेत्र है। यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 1% जो क्षेत्र है वो अपने राजस्थान में वन क्षेत्र के रूप में स्थित है। ठीक है। अपने भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जबकि राजस्थान का है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। राजस्थान वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राजस्थान में जो वन अधिनियम पारित हुआ था ये 1953 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। के द्वारा वनों का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लिया गया। तो पहले जो वनों का विषय था ये राज्य सूची में था, परंतु वर्तमान में इस विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, जो वन है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। राजस्थान में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार आरक्षित वन कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? अपने राजस्थान में जो वन स्थिति की रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके अनुसार जो आरक्षित वन है वो कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 38.11%। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों, ताकि अच्छे से आपको प्रश्न नंबर 4 समझ में आए।
अपने राजस्थान में जो वनों के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। पहले प्रकार के वन है अपने राजस्थान में आरक्षित वन, दूसरे प्रकार के वन है संरक्षित वन, तीसरे प्रकार के वन है अवर्गीकृत वन। इन तीनों प्रकार के वनों से बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। पहले प्रकार के जो आरक्षित वन हैं उनका क्षेत्रफल है दोस्तों 12,475 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन क्षेत्रफल का हो जाता है अपने पास 38.11%। दूसरे प्रकार के वन है दोस्तों संरक्षित वन, जिनका क्षेत्रफल है 18,217 वर्ग किलोमीटर, जो कि अपने पास कुल वन क्षेत्र का हो जाता है 55.64%। तीसरे प्रकार के वन है अवर्गीकृत वन, जिनका क्षेत्रफल है अपने राजस्थान में 2,045 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन क्षेत्र का हो जाता है अपने पास 6.25%। जैसे आप इन तीनों का योग करोगे तो अपने पास कुल वन क्षेत्र निकल कर आ जाएगा 32,737 वर्ग किलोमीटर। यही बताया था मैंने आपको पहले प्रश्न में कि अपने राजस्थान में जो कुल वन क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है 32,737 वर्ग किलोमीटर। तो कोई सा भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर 4 को अच्छे से समझ लीजिएगा तथा इस व्याख्या को भी अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 2019 के अनुसार लेटेस्ट डाटा है जो कि मैंने आपको इस प्रश्न के माध्यम से दिया है। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चूरू। तो जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है अपने राजस्थान का वो उदयपुर जिला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है अपने राजस्थान का, तो आप बताओगे चूरू। चूरू में न्यूनतम वन क्षेत्र है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों, व्याख्या काफी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किन किन जिलों का है? तो फर्स्ट नंबर पर आता है उदयपुर, सेकेंड नंबर पर आता है अलवर, तीसरे नंबर पर आता है प्रतापगढ़। तो ये 3 जिले आप ध्यान में रखिएगा, इनका क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो न्यूनतम जो वन है वो चूरू जिले में है दोस्तों, फिर इसके बाद हनुमानगढ़ जिले में है, देन इसके बाद जोधपुर जिले में। तो 3 जिले आप ध्यान में रखिएगा, क्रम भी पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा दोस्तों जो वन स्थिति की रिपोर्ट आई है 2019 की, उसके अनुसार जो राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वनों के क्षेत्र में वो बाड़मेर जिले में हुई है, जबकि सर्वाधिक कमी उदयपुर जिले में हुई है। ये दोनों प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक वृद्धि कौन से जिले में हुई है? तो बाड़मेर में हुई है। सर्वाधिक कमी वन क्षेत्र में कौन से जिले में हुई है? तो उदयपुर जिले में हुई है। इनके अलावा आप अन्य जिले भी ध्यान में रख सकते हो। बाड़मेर के बाद जैसलमेर जिले में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है वनों के क्षेत्र में, फिर जैसलमेर के बाद डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वन क्षेत्र में। ठीक इसी प्रकार सर्वाधिक कमी की बात करें तो सर्वाधिक कमी उदयपुर में हुई है, उदयपुर के बाद प्रतापगढ़ में तथा प्रतापगढ़ के बाद झालावाड़ जिले में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, खेजड़ी, जिसे समी वृक्ष भी कहते हैं। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सामान्य प्रश्न है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी की जो फली होती हैं दोस्तों उसे सारंगी कहते हैं अपने राजस्थान में, तथा इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें लूम कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 ईस्वी में राज्य वृक्ष खेजड़ी को घोषित किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो अधिकतर ये सन पूछा जाता है कि कौन से सन में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, तो 1983 ईस्वी में। इसके अलावा खेजड़ी का आपसे वनस्पतिक नाम पूछ लिया जाए दोस्तों तो आप क्या बताओगे? प्रोसोफिस सिनेरिया। प्रोसोफिस सिनेरिया खेजड़ी का वनस्पतिक अथवा वैज्ञानिक नाम है। ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रतिवर्ष अपने राजस्थान में खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस भी आप ध्यान में रखिएगा कि खेजड़ली दिवस अपने राजस्थान में कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को मनाया जाता है।
एक और बिंदु ध्यान रखना दोस्तों खिजड़ली से संबंधित, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो मारवाड़ में खिजड़ली है वर्तमान में जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर एक घटना हुई थी दोस्तों 1730 ईस्वी के लगभग। 1730 ईस्वी में उस समय मारवाड़ के जो शासक थे दोस्तों वो थे अभय सिंह। ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में। अभय सिंह शासक थे मारवाड़ के। इनके काल में अमृता देवी विश्नोई, नाम ध्यान में रखिएगा, अमृता देवी विश्नोई, विश्नोई, ठीक है। इसके नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था। तो ये घटना भी काफी प्रसिद्ध घटना है अपने राजस्थान की, जिससे प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। तो खेजड़ली जो घटना हुई है दोस्तों ये मारवाड़ में हुई है। अभय सिंह जो शासक थे मारवाड़ के उनके काल में हुई है। किसके नेतृत्व में? 363 लोगों ने बलिदान दिया था। तो अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में बलिदान दिया था। और इन्हीं के नाम से वर्तमान में अपने राजस्थान में पुरस्कार भी दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। तथा जो विश्नोई समाज है ये अपने राजस्थान में पर्यावरण रक्षा हेतु जाना जाता है। तो जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सभी पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। राजस्थान की मरुशोभा, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। तो इन सभी उपनामों से क्या प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है अपना जो राज्य पुष्प है रोइडा ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न की आप वाक्य देखिए। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है जिसका वनस्पतिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा है। ये वनस्पतिक नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मारवाड़ टीक इसे कहा जाता है। तो टीक से आप ध्यान में रखोगे दोस्तों टिकोमेला, ठीक है, आसानी रहेगी, भूलोगे नहीं आप। तो टिकोमेला एंडुलेटा किसका वनस्पतिक नाम है अथवा वैज्ञानिक नाम है? तो आप बताओगे रोएडा का वनस्पतिक नाम है जो कि अपने राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसे भी 1983 ईस्वी में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। तो ये सभी बिंदु काफी महत्वपूर्ण है, ये नोट भी ध्यान में रखिएगा। अपने राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो कौन है? गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। गोडावन को 1981 ईस्वी में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है क्रायोटिस नाइग्रीशेप्स। तो नाम भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्रायोटिस नाइग्रीशेप्स गोडावन का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, सम्मिलित कीजिए। इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न दिया जाएगा जिसमें एक तरफ जो भी विभिन्न वनस्पतियां हैं उनके नाम दिए जाएंगे तथा दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए जाएंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सम्मिलित कर रखे हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। बांस, तो राजस्थान में बांस बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर जिलों में प्रमुखतया उगता है। महुआ ये उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। चंदन वन ते राजसमंद में पाए जाते हैं। शालर वन तो ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। ये सभी क्षेत्र आप ध्यान में रखिएगा। बांस किन किन क्षेत्रों में होता है, महुआ किन क्षेत्रों में होता है, चंदन वन किन क्षेत्रों में होता है, शालर वन किन क्षेत्रों में होता है। अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे आप ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 नोट को भी ध्यान में रखिएगा। अभी तक अपन ने बात की है कि अपने राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों कि अपने राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो दो अलग अलग कैटेगरियों में राज्य पशु घोषित किए जा चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी में सन 1983 ईस्वी में राज्य पशु घोषित किया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों गजेला गजेला, ठीक है।
जबकि हाल ही में वर्ष 2014 में ऊंट को भी पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है। तो चिंकारा तथा ऊंट दोनों ही क्या है, अपने राजस्थान के राज्य पशु हैं। चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में राज्य पशु है, जिसे 1983 ईस्वी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, जबकि ऊंट वर्ष 2014 में पशुधन श्रेणी में राज्य पशु है। ठीक है। ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कैमेलस। ऊंट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैमल कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये नाम है, आपको आसानी रहेगी याद रखने में। तो कैमेलस ड्रेमेटिरियस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। राजस्थान में कुल कितने ऐसे अभयारण्य हैं जिनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3। 3 ऐसे अभयारण्य हैं जो कि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। कौन कौन से हैं इसकी मैं आपको डिटेल दे देता हूं व्याख्या के माध्यम से। तो व्याख्या को आप देखिए, 3 कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है अपने राजस्थान में। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है और काफी प्रसिद्ध उद्यान है। 1980 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था दोस्तों। राजस्थान की प्रथम भाग परियोजना जो कि 1973-74 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही चलाई गई थी। तो जो राजस्थान की प्रथम भाग परियोजना है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका प्रारंभ हुआ था 1973-74 ईस्वी में। अगला पॉइंट है बाघों का घर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जोगीमल इस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर तथा जोगीमल जो पर्यटन स्थल हैं ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। इसके अलावा राजबाग, पद्ममला तालाब तथा गिलाई सागर ये जो झीलें हैं ये अपने पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। तो जो भी पॉइंट मैंने लिख रखे हैं इन सभी पॉइंटों से एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं, जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है अपने राजस्थान का वह है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जिसे पहले घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में स्थित है। इसे 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान के कौन से अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो आप बताओगे केवलादेव अथवा घना पक्षी विहार अभयारण्य भरतपुर, जो कि क्या है एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल हाईवे 11 के निकट स्थित ये उद्यान है। अगला पॉइंट है साइबेरियन सारस अथवा जिसे अपन कहते हैं करेन। तो साइबेरियन सारस लाल गर्दन के तोते वो कदम वृक्ष के लिए यह अभयारण्य जो कि वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान है जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में कि कदम वृक्षों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? तो आप बताओगे केवलादेव घना पक्षी विहार अभयारण्य। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स, जो कि कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। मुख्यतः यह कोटा जिले में विस्तृत है मुकुंदरा हिल्स। 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो ये डेट ध्यान में रखिएगा, ये डेट अभी भी एग्जामों में पूछी जाती है कि मुकुंदरा हिल्स को कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो आप बताओगे 9 जनवरी 2012 को। तथा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स इसमें अपने राजस्थान की तीसरी भाग परियोजना भी चलाई गई थी। तो 10 अप्रैल 2013 को तीसरी भाग परियोजना मुकुंदरा हिल्स में चलाई गई। तो दोनों बिंदु काफी महत्वपूर्ण हैं, इनसे बार बार प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना किस अभयारण्य अथवा उद्यान में प्रारंभ की गई? इसके ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है दोस्तों ताल छापर, दूसरा ऑप्शन है सरिस्का, तीसरा ऑप्शन है सीता माता, चौथा ऑप्शन है बस्सी। तो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना जो चलाई गई है वो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में चलाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, ये अलवर जिले में स्थित है। तो आप इस प्रश्न की व्याख्या देखिए ताकि जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके क्लियर हो जाए। सरिस्का जो वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, ये अलवर जिले में स्थित है। 26 अगस्त 1978 ईस्वी में दूसरी बाघ परियोजना, जिसे अपन कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, शुरू किया गया। तो पहली जो बाघ परियोजना है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई थी वर्ष 1973-74 ईस्वी में। ठीक है। दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में चलाई गई है 1978 ईस्वी में। तथा तीसरी व नवीनतम जो बाघ परियोजना है दोस्तों, वो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई थी 2013 में। और ये तीनों परियोजनाएं वर्तमान में चालू हैं दोस्तों निरंतर। तो इनके आप डेट भी ध्यान में रखिएगा और कौन सी परियोजना कौन से अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान में चलाई गई है ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर रहे थे अपन सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की, जो कि अलवर में स्थित है। ये जो अभयारण्य है दोस्तों, ये रिसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। तो रिसस बंदर के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप बताओगे सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है अलवर जिले का। कौन कौन से विरासत स्थल सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इनका नाम। थानागाजी, कुशलगढ़, बाला किला, अजबगढ़, भानगढ़, बलदेवगढ़, ये सभी जो दुर्ग और किले हैं ये अपने पास सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें से बाला किला और भानगढ़ का जो प्रश्न है वो अलग से भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि बाला किला कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे अलवर में स्थित है। भानगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे अलवर में स्थित है। जो धार्मिक स्थल इस अभयारण्य में आते हैं उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, ब्रतहरि ताल वृक्ष मंदिर, ये सभी जो धार्मिक स्थल हैं दोस्तों, ये सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं, जो कि अलवर जिले में स्थित है। एक और प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि ब्रतहरि का मेला कौन से जिले में पड़ता है, तो आप बताओगे अलवर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, तो वह है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि 2 जिलों में फैला हुआ है। मुख्यतः यह जैसलमेर जिले में सर्वाधिक फैला हुआ है। इसके अलावा इसका कुछ भाग बाड़मेर जिले में भी फैला हुआ है। तो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ये विस्तृत है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसे राष्ट्रीय मरु उद्यान बोला जाता है, परंतु वास्तविकता में ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है दोस्तों, ये अभयारण्य है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 3162 वर्ग किलोमीटर। इसी में दोस्तों आकलवुड फॉसिल पार्क, जिसे जीवाश्म पार्क भी कहते हैं, स्थित है। तो इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि आकलवुड फॉसिल पार्क अथवा जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे जैसलमेर में स्थित है। ये जो पार्क आता है दोस्तों ये जैसलमेर में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। राजस्थान में काले हिरणों व कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि काले हिरणों और कुर्जा पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे दोस्तों ताल छापर अभयारण्य, जो कि सुजानगढ़ चूरू जिले में स्थित है। ताल छापर अभयारण्य। इसके अलावा दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुजानगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे चूरू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में राजस्थान का दूसरा जैविक पार्क स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान अथवा पार्क जो है वो सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थित है। सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर में स्थित है।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न ऐसा है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा विद्यार्थियों के मन में बना रहता है, क्योंकि जो पहली बार जो घोषणा हुई थी जैविक पार्क की, वो नाहरगढ़ के लिए हुई थी। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में घोषित प्रथम जैविक पार्क कौन सा है, तो आप बताओगे नाहरगढ़। परंतु मैं आपको बता देता हूँ इस प्रश्न की डिटेल कि किस प्रकार से अपन किसको प्रथम मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो अपने पास जो नाहरगढ़ में जो जैविक पार्क बना है दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ था मार्च 2016 में। जो पूर्व मुख्यमंत्री रही थी अपनी वसुंधरा राजे, उनके द्वारा मार्च 2016 में नाहरगढ़ जैविक पार्क का उद्घाटन किया गया था। ठीक है। जबकि जो सज्जनगढ़ में जो जैविक पार्क है, इसका जो उद्घाटन हुआ था दोस्तों, लोकार्पण हुआ था, ये अप्रैल 2015 में हुआ था। ठीक है। अप्रैल 2015 में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में इस जैविक उद्यान अथवा पार्क का उद्घाटन या लोकार्पण हुआ था। तो सबसे पहले जो बना है दोस्तों, वो बना है अपने पास सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जिसे आप कहोगे प्रथम जैविक पार्क। जबकि सेकंड नंबर पर जो बना है, कंप्लीट हुआ है, वो है दोस्तों नाहरगढ़, अतः इसे अपन कहेंगे दूसरा जैविक पार्क। जबकि अधिकतर आप साइट वगैरह पर देखोगे, गूगल करोगे, तो आपको जो प्रथम जैविक पार्क के रूप में जो उत्तर देखने को मिलेगा, वो नाहरगढ़ का मिलेगा। परंतु देखिए 2015 में ही अपने पास सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में जैविक पार्क बन गया था, तो इसे अपन प्रथम जैविक पार्क मानेंगे। जबकि जो दूसरा बना था दोस्तों, वो 2016 में बना था, मार्च 2016 में नाहरगढ़ में, तो इसे अपन दूसरा जैविक पार्क कहेंगे। परंतु पर्टिकुलर आपको ऑप्शन में ये न देकर ये दे दे, तो आप फिर इसे क्लिक करोगे। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क अथवा उद्यान है, और आपको ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही नाम दे रखा है, वो चाहे तो आपको सज्जनगढ़ दे सकता है अथवा नाहरगढ़ दे सकता है। तो जो भी नाम इनमें से आपको देखने को मिले, उसे आप सही करके आओगे। दोनों नाम एक साथ नहीं देगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न अभी तक आया नहीं है, तो इस प्रश्न के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। राजस्थान का प्रथम वानस्पतिक उद्यान है। तो भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान का प्रथम वानस्पतिक उद्यान कौन सा है। तो आप बताओगे माचिया सफारी पार्क, जो कि जोधपुर में स्थित है। ये राजस्थान का प्रथम वानस्पतिक उद्यान है। जबकि राजस्थान का जो प्रथम जैविक पार्क है, वो आप इन दोनों में से बताओगे, नाहरगढ़ और सज्जनगढ़ में से। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आप प्रश्न नंबर 13 में एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो सर्वप्रथम घोषित जैविक पार्क है वो नाहरगढ़ ही है, परंतु ये बना बाद में था तथा इसका बाद में लोकार्पण अथवा उद्घाटन हुआ था। जो सबसे पहले बना था वो सज्जनगढ़ जैविक पार्क बना था। ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मई को मनाया जाता है। तो तीनों ही दिवस काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विश्व ओजोन दिवस भी महत्वपूर्ण है, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी आप देख लीजिए। रेड डाटा बुक क्या है, तो आपको पता होगा इसके बारे में। इसमें संकटग्रस्त व विलुप्त जंतुओं व वनस्पतियों के नाम प्रविष्ट किए जाते हैं। जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं, उनके नाम इस बुक में लिखे जाते हैं। अगला पॉइंट है पीली किताब। तो अलवर के महाराजा सवाई तेज सिंह, इन शासक का आप नाम ध्यान में रखिएगा, सवाई तेज सिंह द्वारा 1947 में फॉरेस्ट सेटलमेंट पुनर्निरीक्षण तैयार करवाई थी, जिसे वर्तमान में पीली किताब कहते हैं। तो पीली किताब का संबंध अलवर के महाराजा सवाई तेज सिंह से है। अंतिम बिंदु है रामसर साइट अथवा स्तर।
तो इसका भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अपने राजस्थान में दो ही रामसर साइट हैं। एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर और दूसरा है सांबर झील, जो कि मुख्यतः जयपुर जिले में अवस्थित है। इसके अलावा इसका कुछ भाग नागौर जिले में भी विस्तृत है। तो केलादेव तथा सांबर झील ये दोनों अपने राजस्थान में घोषित रामसर साइट अथवा स्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की कक्षा थी, जिसमें मैंने आपको ये टॉपिक प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या सहित पूरा कंप्लीट कराया है। ये सभी वे प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा आपकी समाप्त होती है। आपको ये कक्षा बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों, तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।